Good evening, students. Today, our topic is force on a moving charge inside a magnetic field. This is very interesting topic. तो ये टॉपिक आपको समझने से पहले पहले तो ये चेक करना होगा क्या फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस टॉपिक को हम वर्ड बाय वर्ड लेके चलते हैं। दिस इज़ व्हाट फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स क्यों लगनी चाहिए, चलो ये भी हम बात में करेंगे। पहले तो आपको ये सोचना है क्या फोर्स लगेगी भी या नहीं लगेगी। लेट अस पॉन्डर अबाउट दैट, लेट अस थिंक अबाउट दैट। सपोज ये एक हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। आप एक वर्ड ध्यान से सुनना बेटा जो मैं कहूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट एक चार्ज क्यू को सिंपली लिया और इस चार्ज क्यू को मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया। पहले तो ये बताओ मुझे क्या इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। तो पहले हमें ऐसा सोचना है कि फोर्स लगेगी क्यों। अब देखो, सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, ये दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड सपोज दिस इज़ साउथ पोल। अगर मान लो इसके पास मैं कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आऊँ बिल्कुल इसी शेप में, शेप डिफरेंट भी हो सकती है, सपोज मैं प्लास्टिक का लेके आ गया, तो आप बताओ क्या इस प्लास्टिक के ऊपर इस मैग्नेट की फोर्स लगेगी या फिर इस प्लास्टिक की फोर्स इस मैग्नेट पर लगेगी, या फिर ये मैग्नेट इसकी तरफ जाएगा या ये प्लास्टिक इसकी तरफ जाएगा। बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, क्या इन दोनों में कोई फोर्स लगेगी? योर आंसर विल बी नो, बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि प्लास्टिक का कोई मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं है। मींस अगर इस मैग्नेट के ऊपर कोई फोर्स लगनी है या इस मैग्नेट ने कोई फोर्स लगानी है तो इसके पास क्या रखना पड़ेगा, हमें एक और मैग्नेट रखना पड़ेगा। इसका भी सपोज मैग्नेटिक फील्ड B1 है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड सपोज B2 है। तो जब एक जगह पर दो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेंगे तो फिर हमारे पास इंटरेक्शन होगी और कोई फोर्स लगेगी। तो ये तो क्लियर हो गया हमें कि फोर्स लगेगी क्यों और कब लगेगी। कि जब एक जगह पर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे तो उनके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स आवर टॉपिक। मैंने क्या बोला अभी बेटा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं जस्ट एक चार्ज क्यू प्लेस कर रहा हूँ, आई एम नॉट मूविंग दिस चार्ज। तो क्या इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगेगी? ये सेम कंसेप्ट हो गया वो जो प्लास्टिक वाला हमने कंसिडर किया था। तो जब हम चार्ज को इसके अंदर रख रहे हैं एंड चार्ज इज़ नॉट मूविंग, तो सिंपली चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो अभी अगर हम जस्ट चार्ज को पुट आउट करेंगे यहाँ पर तो कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगी। बट सपोज कि अगर यही चार्ज मैं मूव करवा दूँ इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी डायरेक्शन में, मेकिंग सम एंगल थीटा आइदर पैरेलल और परपेंडिकुलर, व्हाटएवर यू वांट टू डू दैट। कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन में इस चार्ज को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाएं तो क्या फोर्स लगेगी? नाउ द फोर्स विल एक्ट। अब आप पूछोगे कि सर अब कैसे लगेगी फोर्स? बिकॉज वेनेवर एनी चार्ज मूव्स, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट जब भी किसी कंडक्टर में प्रोड्यूस होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसका मतलब जब चार्ज मूव कर रहा है तो वो चार्ज मूव करने की वजह से कुछ ना कुछ करंट आ रहा होगा और उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट करवा दिया चार्ज को मूव करवा के। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारे पास कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट करवा लिया। तो जब एक जगह पर दो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लगेगी। तो ये तो हो गया कि फोर्स लगेगी और क्यों लगेगी। नाउ कितनी फोर्स लगेगी, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कि जो फोर्स लग रही है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर
डिपेंड करेगी, ये तो क्लियर सी बात है। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वीक फोर्स भी हमारी वीक होगी। सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि हमने इसके अंदर चार्ज कितना प्लेस किया है। ये भी सिमिलर काइंड का कंसेप्ट है, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज मूव करवाएंगे उतना ज़्यादा करंट जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा करंट जनरेट होगा उतना स्ट्रॉन्ग ये वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड थर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है उसका साइन थीटा वाला कंपोनेंट वो हम यहाँ पर लेते हैं। वाई ओनली साइन थीटा कंपोनेंट, वाई नॉट कॉस थीटा? दिस इज द थिंग टू थिंक अबाउट, कि हमने डायरेक्ट साइन थीटा ही क्यों ले लिया, कॉस थीटा क्यों नहीं लिया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वेक्टर विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11th, और थोड़ा सा कंसेप्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड का भी है जो हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं। सपोज द सेम केस आई एम टेकिंग हियर, दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। सपोज इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने किसी चार्ज q को मूव करवा दिया वेलोसिटी v के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जिसके साथ एंगल बना होता है दैट इज पैरेलल कंपोनेंट कॉल्ड v cos थीटा, और फिर जो दूसरा कंपोनेंट होता है दैट इज v sin थीटा विच इज़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आई होप कि अब थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा। हमने स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इज ऑलवेज ज़ीरो, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस पर हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो। तो फिर अगर हम यहाँ पे कॉस थीटा लिखते तो वो तो वैल्यू वैसे ही ज़ीरो आ जानी थी, तो देर इज़ नो फोर्स। दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक वी साइन थीटा हियर। तो these are the 3 points at which on which the force depends। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो इट बिकम्स F directly proportional to Q V B sin theta। The constant of proportionality we take it 1 here, so it becomes Q V B sin theta. This is the magnitude of the force acting on moving charge inside the magnetic field. What is that? F is equal to QVB sin theta. Now tell me one thing, force is a scalar or vector? It is a vector quantity। तो क्या आपको इस एक्सप्रेशन को देख के लगता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है? ऑब्वियसली वी आर गेटिंग हियर साइन थीटा कंपोनेंट, velocity is a vector quantity, magnetic field is a vector quantity, q is a scalar, so it will not affect the whole expression। So velocity and magnetic field, these are two vectors multiplied by a component sin theta। तो इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट आ गया? ये वेक्टर प्रोडक्ट आ गया, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली फोर्स फिर क्या आनी चाहिए हमारे पास? वेक्टर, और फोर्स होती भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट बिकम्स F vector equal to Q V vector cross B vector। So this is the force acting on a moving charge inside the magnetic field। तो ये तो था मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है? ये है क्यू वी बी साइन थीटा। तो वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी होती है, उसकी डायरेक्शन भी होती है। नाउ लेट अस कम टू द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन। तो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालनी है तो कौन सा रूल होता है? राइट हैंड थंब रूल। तो अगेन आई एम टेकिंग दैट कंसेप्ट ओनली। सपोज दिस इज आवर बी वेक्टर, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और हमने चार्ज पार्टिकल मूव करवा दिया सपोज इस डायरेक्शन में। आई एम टेकिंग पर्पसली ओवर हेयर टुवर्ड्स द डाउनवर्ड। सपोज दिस एंगल इज व्हाट? थीटा। अब हमें अब क्या करना है? जो वेक्टर पहले आ रहा है उसको घुमाना है किसकी डायरेक्शन में? सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में। और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट करेगा दैट डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो v क्रॉस b मतलब मुझे v को घुमा के b की तरफ लेके जाना है। तो जब मैं v को b की तरफ लेके जाऊंगा तो फिर डायरेक्शन किस साइड आएगी हमारी? अपवर्ड। तो फिर इसका मतलब ये जो फोर्स है हमारी इस साइड लगेगी। So this is how to find the direction of force acting on a moving charge inside magnetic field।
सपोज अगर ये फोर्स वेलोसिटी हमारी नीचे ना लेके हम इस डायरेक्शन में ले लें, दिस इज बी वेक्टर, सपोज दिस इज वी वेक्टर एंड दिस एंगल इज थीटा। नाउ वी को घुमाना बी की तरफ, तो जब हम वी को बी की तरफ घुमाएंगे तो थंब शोज द डायरेक्शन डाउनवर्ड, उसका मतलब जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, तब हमारी डाउनवर्ड होगी। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो आपको मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास कंपोनेंट साइन थीटा या कॉस थीटा आ जाता है तो कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, व्हेन थीटा इज़ 0 और 180 एंड व्हेन थीटा इज़ 90 डिग्री। तो फर्स्ट केस व्हेन थीटा इज़ 0 और 180 डिग्री, मतलब क्या है कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करवा दूं या मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट मूव करवा दूं, तो साइन थीटा, साइन 0 और साइन 180 क्या होता है, 0। तो इसका मतलब फोर्स उस वक्त क्या होगी, 0। वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल, मतलब सपोज मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, मैं चार्ज को भी इसी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, तो उस पर कोई फोर्स लगेगी ही नहीं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो जिस भी डायरेक्शन में और जिस भी मोशन के साथ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो कंटिन्यू करेगा। तो इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने चार्ज को मूव करा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, अपनी डायरेक्शन में ही आगे मूव करता जाएगा, बिकॉज देर इज़ नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सेकेंड, इफ थीटा इज 90 डिग्री मीन्स अब मैं पार्टिकल को सपोज ऐसे या फिर नीचे की साइड मूव करा रहा हूँ, तब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, बिकॉज साइन थीटा इज साइन 90 इज बट 1 विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन। तो फिर एफ क्या आ गया हमारे पास, क्यू वी बी, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। तो दिस इज द concept of force acting on a charged particle when it is moving inside the magnetic field. You may note that. Thank you very much.